Hello friends, welcome to the Hindu editorial analysis. Today we will discuss 13th of the October 2023 newspapers editorial published in the Hindu newspaper. आज हम देख रहे हैं जो एडिटोरियल पब्लिश है इसमें दो एडिटोरियल हैं जो दोनों ही जीएस पेपर सेकंड। फर्स्ट एडिटोरियल इंटरनेशनल रिलेशन हमास और इजराइल का जो लड़ाई है, लेकिन दूसरा जो है भारत के अपने आंतरिक मामला सोशल जस्टिस से रिलेटेड हुआ है। जीएस पेपर सेकंड का एक की स्टेप बाय बिहार टू प्रमोट बेटर सोशल जस्टिस। इसको जो है बहुत ही हमें बारीकियों से देखने की आवश्यकता है कि जो जातिगत जनगणना हुए हैं बिहार में वो किस तरीके से बेनिफिशियर हैं। एक जो है हमारी प्रेजेंट टाइम के कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए कास्ट बेस्ड सेंसस क्यों कराने की आवश्यकता है। तो सबसे बड़ी बात है सरकार को जो है इससे एक्यूरेट और अप टू डेट डाटा मिलेगा। जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की बात हम करते हैं डिफरेंट कास्ट ग्रुप की कम्युनिटीज़ की, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इससे हमें जो है पता चलेगा और एक एविडेंस बेस्ड पॉलिसी सरकार फार्मुलेट कर सकती है और उसको इम्प्लीमेंट कर सकती है। पॉलिसी मेकर को जो है काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। वो एक मार्जिनाइज सेक्शन को, डिसएडवांटेज ग्रुप को आइडेंटिफाई कर पाएंगे और एक टारगेटेड ग्रुप को जो है एक अपलिफ्टमेंट करने के लिए एक इंटरवेंशन कर सकते हैं पॉलिसी फार्मुलेशन के द्वारा। हम बात करें जो यहाँ पर हिस्टोरिकल कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन रहे हैं, एप्रोशन रहे हैं, उसे सरकार दूर कर सकती है और एक क्वांटिफाई लेवल पर जा करके हिस्टोरिकल इनजस्टिस को जस्टिफाई करने के लिए कोशिश की, जस्टिफाई इन हिस्टोरिकल अनजस्टिस को हिस्टोरिकल जस्टिस में बदला जा सकता है। अगर बात की जाए एक्यूरेसी फॉर इफिकेसी, ये काफ़ी ज़्यादा सुटेबल आर्टिकल है कि अगर हमें इफिकेसी चाहिए, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिफरेंट डिसीजन में कहते हैं। जैसे महाराष्ट्र में जब लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन था तो ओबीसी का आरक्षण को वहाँ नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकार पहले डाटा लाए कि क्या एक्यूरेसी है, डाटा की जो है अवेलेबिलिटी क्या है, तब हम जाकर के आरक्षण पर बात करेंगे। बाद में वो चीज़ें हटा दी गई और बाद में वहाँ इलेक्शन नहीं हुआ, पार्लियामेंट में बिल पेश हुआ, तब जाकर के वहाँ पर इलेक्शन हुआ, जिससे कि उन्हें आरक्षण दिया जा सका। इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर सरकार जो है कोई गवर्नमेंट की बेनिफिट स्कीम का बेनिफिट देना चाहती है वल्नरेबल सेक्शन को, तो उन्हें एक रेगुलर कास्ट बेस्ड सेंसस कराना चाहिए, जिससे कि वो वहाँ पर जो है जो भी डाटा है उसे ट्रैक कर सकते हैं और डिफरेंट कास्ट ग्रुप को वो उनके इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग उनका कितना इफेक्टिवनेस होगा, किस पॉलिसी को बनाने में, प्रोग्राम बनाने में सरकार उनको टारगेट करके पॉलिसी बना सकती है। अगर देखा जाए ये हमारे पास नेसेसरी क्यों है, तो सबसे बड़ा नेसेसरी है कि सरकार अगर फेयर रिप्रेजेंटेशन करना चाहती है मार्जिनाइज सेक्शन का, उनका एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में, तो सरकार को ये जो है सेंसस कराना होगा। और अमेरिका तक, जो अमेरिका एक प्रोग्रेसिव कंट्री माना जाता है, वहाँ पर भी ये सेंसस होता है और वहाँ पर लोगों को आरक्षण नहीं बल्कि दूसरे मीन्स के माध्यम से उन्हें लाभ पहुँचाया जाता है। अगर देखा जाए तो ये जो हमारे पास एक्यूरेट डाटा होगा वो एक एप्रोप्रिएट लेवल तक जो है रिप्रेजेंटेशन को सुनिश्चित कर सकता है। और जो हम बात करते हैं अपने गवर्नेंस मॉडल में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी, तो गवर्नमेंट अगर ट्रांसपेरेंट होगी, अकाउंटेबल होगी, तो सोशल जस्टिस उनका फर्स्ट जो है एम होना चाहिए। लेकिन सोशल जस्टिस हमारे अपने देश का एक जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए काम करना पड़ेगा, तब जा कर के होगा। अगर हम देखें एक्यूरेट डाटा न होने की वजह से सरकार जो ओबीसी का सर्टिफिकेट जारी करती है उसमें भी एक धांधली की कभी कभी हमें पता चलती है कि जिस व्यक्ति की कोई जात नहीं है वो दूसरे जाति का बनवा लेता है। तो अगर सरकार के पास डाटा ही नहीं रहेगा तो एक पॉलिटिकल पर्पज़ के लिए या कोई इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए, एडमिशन लेने के लिए, एम्प्लॉयमेंट में कोई गलत डॉक्यूमेंट भी पेश कर सकता है। इसलिए सरकार को चाहिए इस तरीके की संभावनाओं से बचने के लिए, फ्रॉड से बचने के लिए एक कास्ट सेंसस कराया जाए। इस सब्जेक्ट ऑफ डिबेट, अब यहाँ पर एक बात डिबेट का भी है कि जो है इससे कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है, तो सरकार को ये भी, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि परपिचुएट हो जाएगा एक जो कास्ट, जो जातिगत जो खाइयाँ हैं आपस में, वो खाइयाँ और बड़ी हो जाएंगी, वो डीपेन हो जाएंगी। लेकिन हमें यहाँ पर ये देखने वाली बात है जो हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ है तो हमें उसके दूर करने की ज़रूरत है और सोशल जस्टिस को प्रमोट करने की आवश्यकता है। इसलिए सरकार को एक बैलेंस अप्रोच अपनाने की कोशिश करनी चाहिए और किसी भी कॉम्प्लेक्स इशू से बचने की कोशिश की जानी चाहिए। आइए अब हम देखते हैं कि जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन भारत में हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा रहा है, तब जो है गवर्नमेंट के कमिटेड लेवल पर जाने की आवश्यकता है इंटरवेंशन करने की। तो यहाँ पर हम 10 पॉइंट की बात करेंगे और ये 10 पॉइंट जो होंगे कि कैसे हम यहाँ पर कास्ट बेस्ड सेंसस करा करके लोगों को बेनिफिट दिला सकते हैं। तो फर्स्ट है हिस्टोरिक इनजस्टिस, सेकंड है कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, थर्ड है ह्यूमन राइट, फोर्थ है सोशल कोहेसन, फिफ्थ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सिक्स एजुकेशन, सेवेंथ एम्प्लॉयमेंट, एट पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, नाइन्थ अवेयरनेस एंड सेंसिटाइजेशन, टेंथ लीगल फ्रेमवर्क। तो जो अभी हमने 10 पॉइंट गिनाए,
ये पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, किस तरीके से 10 तरीके के जो है सरकार को भी फायदा है और जनता को भी फायदा है। अगर हम हिस्टोरिक इनजस्टिस की बात की जाए तो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन भारत में रहा है और इस सदियों से रहा है। ऐसा हम जानते हैं कि ऑपरेशन और मार्जिनलाइज सेक्शन के साथ भेदभाव होते रहे हैं। इसलिए अब सरकार जो है सोशल, इकोनॉमिक और एजुकेशनल बैकवर्डनेस को दूर करना चाहती है, तो गवर्नमेंट को इसे रेक्टिफाई करना होगा और हिस्टोरिकल इनजस्टिस को दूर करना होगा। सेकंड है कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट। हम जानते हैं भारत के संविधान में साफ साफ लिखा गया है कि जो है कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। हम आर्टिकल 17 अनुच्छेद 17 की बात करते हैं तो अस्पृश्यता के अंत की बात की जाती है कि वो हमें जो है छुआछूत नहीं होनी चाहिए, एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने की बात करता है। आर्टिकल 14 जो है, आर्टिकल 15 ये बात करते हैं कि जो है इक्वलिटी की बात कर रहे हैं। तो हमें जो है सरकार को इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम बात करें रिजर्वेशन इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और पॉलिटिक्स में, तो उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए हमें आवश्यक है, क्योंकि हिस्टोरिकल जो डिसएडवांटेज ग्रुप रहे हैं उन्हें जब तक हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दे करके उन्हें आगे नहीं लाएंगे तब तक ये चीज़ें दूर हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं 75 साल बीतने के बाद भी हमारे देश की स्थिति क्या है। थर्ड पॉइंट है ह्यूमन राइट। ह्यूमन राइट की बात देखा जाए तो डिस्क्रिमिनेशन जो होता है वो एक्चुअल में ह्यूमन राइट का वायलेशन होता है और गवर्नमेंट जो है इसके लिए पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि किसी भी सिटीजन के साथ अगर कोई भेदभाव हो रहा है, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि आर्टिकल 14 जो कि इक्वलिटी की बात करता है, राइट टू इक्वलिटी, डिग्निटी और नॉन डिस्क्रिमिनेशन, तो ये चीज़ें सरकार को प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। इसलिए सरकार को इसके लिए एक नेसेसरी इंटरवेंशन करने की ज़रूरत है। फोर्थ है सोशल कोहेशन। सोशल कोहेशन के लिए बात की जाए तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो है एक परपिचुएट स्थिति में रहा है, एक अनंत काल से चला आ रहा है और आगे भी देखने वाली बात ऐसा दिख रही है। और यूपीएससी ने तो क्वेश्चन ही पूछ लिया मेंस में, जो सोसाइटी के क्वेश्चन पेपर में, फिर जीएस पेपर फर्स्ट के सोसाइटी सेक्शन में, कि कास्ट जो है ये इसका रिलेवेंस और भी बढ़ रहा है और ये भी आगे और बढ़ने की आवश्यकता, कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन पूछा था। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सोशल कोहेशन बनाने के लिए भी जो है हमें एक सेंस ऑफ इनइक्वलिटी को और इनजस्टिस को बदलने की ज़रूरत है। इसलिए सरकार को इंटरवेंशन करने की आवश्यकता है। तो सरकार सोशल कोहेशन और हार्मोनी को अगर बढ़ाना चाहती है तो इसके लिए भी हमें एक डाटा कलेक्ट करना होगा। नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर देखा जाए कास्ट बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन होते हैं उसका सबसे बड़ा इकोनॉमिक डिस्पैरिटी होती है, उसका इफेक्ट जो है हमारी डायरेक्ट इकोनॉमिक और फाइनेंशियल कंडीशन पड़ती है। और कास्ट ग्रुप को हम जानते हैं वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड एक्सेस उनके पास होता है रिसोर्सेज का, और एजुकेशन का, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी उनके पास कम होती है। इस वजह से एक सरकार को अफर्मेटिव एक्शन बनानी चाहिए, एक पॉलिसी बनानी चाहिए जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लोगों को प्रमोट कर सके। 6 पॉइंट है एजुकेशन। एजुकेशन के बिना कुछ भी संभव नहीं है और एजुकेशन किसी भी समस्या का सबसे सुप्रीम सोल्यूशन है। तो डिस्क्रिमिनेशन से जो बचने का तरीका है, जैसा कि हम जानते हैं एजुकेशन में आज भी स्थिति ऐसी है कि बहुत सारे लोग पढ़ नहीं पाते हैं सिर्फ इसलिए कि उनके पास पैसे नहीं है, क्योंकि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ तो उन्होंने क्या किया, पढ़ाई नहीं कर पाए क्योंकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी। तो गवर्नमेंट को यहाँ पर इस बात को ध्यान देने की जरूरत है। अगर हम एक एजुकेशन अपॉर्चुनिटी सबको देना चाहते हैं, एक्सेस टू एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं, आर्टिकल 21A में बात करते हैं कि बच्चों के एजुकेशन जो है सरकार जो है उनको फंडामेंटल राइट की तरह देती है। लेकिन ऐसा नहीं केवल बच्चों को मिलना चाहिए, बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी अगर हम एक एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बना दें तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है एक सराहनीय कदम होगा। सरकार को भी जो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, हमें कास्ट, धर्म, जाति को ध्यान दिए बगैर शिक्षा को सबसे ज़्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है और किसी भी तरीके की डिस्क्रिमिनेशन से बचने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है सब्जेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो जैसा कि हम जानते हैं इस देश में नहीं पूरे विश्व में अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो चाहे किसी के पास कोई भी फ़ायदा हो या बेनिफिट हो, उसका कोई विशेष बेनिफिट नहीं होता। कोई स्कीम अगर हम अप्लाई करें लेकिन अगर एम्प्लॉयमेंट फाइनली जनरेट ना हो तो पढ़ाई लिखाई का मतलब नहीं रह जाता है। तो 7th पॉइंट यही कहता है कि अगर हमें डिस्क्रिमिनेशन से बचाते हैं, जो एक लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटी कुछ स्पेसिफिक कास्ट ग्रुप के पास है, वो अपॉर्चुनिटी हमें और भी बढ़ाने की आवश्यकता है और गवर्नमेंट के इंटरवेंशन के बगैर नहीं हो सकता है, क्योंकि एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ जो है सरकार जब प्रमोट करेगी तभी जाकर के एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेज में इसको चेंज किया जाएगा। और पब्लिक सेक्टर में तो हम स्पेशली गवर्नमेंट अपने एक कड़े कानून के माध्यम से कर सकती है, प्राइवेट में भी कर सकती है, लेकिन वहाँ पर थोड़े लूपहोल होते हैं। 8 पॉइंट है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। जैसा कि हमने कहा जो है भारत में जनरल और ओबीसी के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं होता है, लेकिन SC ST के लिए रिजर्वेशन होता है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, लेकिन ओबीसी के लिए भी आवश्यक है। जैसा कि हमने देखा बिहार का जो कास्ट सेंसस है उसमें बताया गया कि 63%, 63% तो बिहार में ओबीसी हैं,
तो बिहार में जब है तो लगभग हम जानते हैं नेशनल एवरेज जो है यूपी बिहार के आसपास ही रहता है, तो हम मान सकते हैं पूरे देश में करीब 60 से 64-65% जो है ओबीसी हैं। तो उनको जो है अगर हम पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दें तो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, क्योंकि एससी को मिलता है। इसलिए हम संसद में जानते हैं, पार्लियामेंट में, ऐसा स्टेट जो है असेंबली में उनका कुछ रिप्रेजेंटेशन तो है, लेकिन नौकरियों में उनका रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन अन्य ग्रुप को भी आवश्यकता है। नेक्स्ट अगर देखा जाए 9th पॉइंट, अवेयरनेस एंड सेंसिटाइजेशन। अगर सरकार जो है एक सिग्निफिकेंट रोल निभा सकती है लोगों को अवेयर करने में, और जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के हार्मफुल इफेक्ट है उससे बचाया जा सकता है, और सोशल सेंसिटिविटी क्रिएट करके सबको एक हार्मोनिकल बेस में, जिसको हम बोलते हैं होलिस्टिक अप्रोच, तो होलिस्टिक अप्रोच लगा करके हम एजुकेशनल प्रोग्राम चला सकते हैं, कैंपेन चला सकते हैं और लोगों को अवेयर कर सकते हैं उनके राइट से, और स्पेशली हम उन्हें एजुकेट कर सकते हैं। 10th और फाइनल पॉइंट है लीगल फ्रेमवर्क। ये गवर्नमेंट की जो है ये बेसिक जो है क्रूशियल और इम्पॉर्टेंट दायित्व है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सरकार जो है एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ को इन्फोर्स करे और ऐसी पॉलिसी बनाए जो कि इन चीज़ों को, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को इरेडिकेट करे, उन्हें नष्ट करने की दिशा में, उन्हें छीड़ करने की दिशा में काम करे। तो फाइनली अगर कंक्लूजन की बात की जाए इस आर्टिकल में, जो कंक्लूजन है कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो है काफ़ी डीपली इनग्रेंड है, वो इसका रूट जो है काज बहुत गहरा है और कई सदियों से ऐसा चला आ रहा है। इसलिए सरकार के कमिटेड इंटरवेंशन के बगैर ये दूर नहीं हो सकता। आज भी हम जानते हैं बहुत सारे लोग अगर छोटी जाति के हैं शादी करने जाते हैं तो बड़ी जाति के लोग उन्हें शादी करने में अगर घोड़े पर बैठ जाएं तो गोली मार देते हैं। ऐसे केसेस हम देखते हैं। तो सरकार को इंटरवेंशन करने की ज़रूरत है, अदरवाइज ये हिस्टोरिकल इनजस्टिस कभी भी जस्टिस में बदल नहीं सकता है। और हमारे प्रियम्बल में साफ साफ कहा गया कि व्यक्ति को इक्वलिटी, जस्टिस, इकोनॉमिक जो है जस्टिस होनी चाहिए, यह संविधान के साफ साफ लिखा हुआ है। तो प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी, जस्टिस और ह्यूमन राइट की जो हम बात कर रहे हैं वो कास्ट और सोशल बैकग्राउंड के आधार पर होना चाहिए, और इसके लिए हमें सेंसस कराना अति आवश्यक है। नेक्स्ट आर्टिकल है हमास एंड इट्स सपोर्टर आर बियॉन्ड बिलीफ। तो ये इस आर्टिकल में देखा जाए तो मेनली जो हमास और इजराइल के बीच लड़ाई चल रही है उसके मेन पीछे जो काज रहे हैं, रीजन रहे हैं, उसको हमें यहाँ पर हाईलाइट करने की आवश्यकता है कि इजराइल क्या है। एक यहूदी बेस्ड कंट्री है और फ़लस्तीन जो है एक मुस्लिम कंट्री है। तो यहाँ पर एक्चुअली फ़लस्तीन को दुनिया में रिकग्निशन नहीं मिला है, यूनाइटेड नेशन के कंट्री का दर्जा नहीं देती है। तो यहाँ पर देखने वाली बड़ी बात यह है कि दोनों ही देश धर्म के नाम पर बन रहे हैं। एक यहूदी का कंट्री होगा, एक मुस्लिम कंट्री होगा, लेकिन एक्चुअली पास्ट में ऐसा नहीं था। और यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो इफेक्ट ऑन द फ़लस्तीन का, जो फ़लस्तीन की बात की जा रही है, तो यूरोपियन ऑब्जर्वर ये मान रहे हैं कि जो हमास ने अटैक किया है उसका जो है उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला नहीं है, और जो है इजराइल को उससे बहुत नुकसान तो हो रहा है, लेकिन फाइनली इजराइल को एग्जिस्टेंस की समस्या नहीं है कि उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ी कार्ड ये दिया जा रहा है कि जो इजराइल का, स्पेशली नेतन्याहू का जो मूवमेंट है, जो उनकी जो है पॉलिसी है, उस वजह से ये चीज़ें इग्नाइट हुई हैं और हमास ने हमला किया है। और इसके पीछे अमेरिका जो है उसका एक बहुत बड़ा दोस्त रहा है, साथ ही साथ यूरोपियन कंट्री भी उसके काफ़ी ज़्यादा सहयोगी रहे हैं। तो यहाँ पर बात की जाए दिस रिलेंटलेस एंड एग्रेसिव प्रेशर बाय इजराइल सेटलर, तो सबसे बड़ी बात ये मान रहे हैं कि जो दयाहीन तरीके से एग्रेशन इजराइल अपना रहा है, उसके सेटलर जो हैं, उसके नागरिक जो हैं जा करके फ़लस्तीन में बस जा रहे हैं, उसके वजह से ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि ये चीज़ें मूवमेंट हो रही, ये चीज़ें जो हैं उनके साथ में फाइटिंग चल रही है। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि एक्चुअल में इसमें रॉन्ग कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि हमास ने हमला किया, हमास का मानना है कि इजराइल जो है वहाँ पर उसे इन्वेजन कर रहा है। लेकिन ये देखने वाली बात, सबसे बड़ी बात है कि इसका जो रिजल्ट आएगा, जो वो रिजल्ट क्या होने वाला है कि इजराइल का एग्रेशन तो पहले से बढ़ता जा रहा है, ऐसा लोगों का कहना है, मीडिया, जैसा कि इस आर्टिकल में कहा गया है। लेकिन फ़लस्तीन का जो है कोई प्रॉब्लम इससे सॉल्व नहीं होने वाला है। और फ़लस्तीन और हमास की, फ़लस्तीन गवर्नमेंट और हमास के बीच तो स्वयं ही नहीं पड़ता है। तो हमास अपने आप को एक रिप्रेजेंटेटिव फ़लस्तीन का मानता है, लेकिन फ़लस्तीन उसे स्वयं ही पसंद नहीं करता और उसको वो तो नहीं करता, लेकिन वर्ल्ड लेवल पर हमास को एक टेररिस्ट का दर्जा प्राप्त है। इसलिए यहाँ पर देखा जाए दोनों देशों को कोई विशेष फायदा नहीं होने वाला और उनकी प्रॉब्लम एक्चुअल में सॉल्व होने वाली नहीं है। अब यहाँ ये हम देखते हैं कि फ़लस्तीन ऐसा क्यों कर रहा है, हमास हमले बार बार क्यों कर रहा है। इसके पीछे
कार्ड ये दिया जाता है कि फ़लस्तीन की बात कोई सुन नहीं रहा था, तो फ़लस्तीन ने ये चीज़ अपनाया कि उसकी दुर्दशा जो हो रही थी विश्व स्तर पर, जो वहाँ पर लोकल स्तर पर, तो विश्व स्तर पर अपने आप को अटेंशन दिलाने के लिए फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO बनाया गया और यासर अफराद के लीडरशिप में ये बनाया गया था। एक तरीके से टेररिस्ट एक्ट करता था, टेररिज्म को उसने अपनाया जिससे कि वर्ल्ड फोकस बन सके और एक पैलेस्टीनियन प्रॉब्लम जो है, पैलेस्टीन की प्रॉब्लम है, उसे जो है एक वर्ल्ड लेवल पर रिप्रेजेंट किया जाए। इस चीज़ को आगे किया भी गया और जो उसके एक्शन थे, उस एक्शन की वजह से ओस्लो एकॉर्ड भी साइन हुआ, लेकिन जो ओस्लो एकॉर्ड था वो एक्चुअल में प्रैक्टिस में आ ना सका। आइए ज़रा देखते हैं ओस्लो एकॉर्ड है क्या। ओस्लो एकॉर्ड जो है एक इजराइल और पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बीच में हुआ था। ओस्लो फर्स्ट एकॉर्ड जो है वाशिंगटन DC के यानी अमेरिका में 1993 में हुआ और ओस्लो सेकंड एकॉर्ड जो है ताबा इजिप्ट में 1995 में हुआ था। ओस्लो प्रोसेस की बात की जाए तो इसका मेन पर्पस था कि एक पीस प्रोसेस अपनाया जाएगा। उसमें जो है एक रेजोल्यूशन लाया गया था यूनाइटेड नेशन में, रेजोल्यूशन 242 और रेजोल्यूशन 338 लाया गया और यहाँ पर कहा गया कि जो पैलेस्टीन के पीपल हैं उनके साथ जो है सेल्फ डिटरमाइन करेंगे अपने राइट्स को और उसको लिए जो है एक अफर्मेटिव एक्शन की बात की गई थी। लेकिन ओस्लो क्या है एक्चुअल में देख रहे हैं, अमेरिका और मिस्र में जो है ये एकॉर्ड हुआ, तो ओस्लो एक्चुअल में नॉर्वे की राजधानी है और वहाँ पर एक सीक्रेट तरीके से इसे इनिशिएट किया गया था, इसलिए इसको जो है ओस्लो एकॉर्ड कहा गया। इस एकॉर्ड में देखा गया कि जो इजराइल है और PLO है, इनके रिप्रेजेंटेटिव जो है, जो PLO है वो एक्चुअल में फ़लस्तीन का एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, उसकी गवर्नमेंट के रूप में नहीं बल्कि एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में सामने आया था। उसमें देखा जाए तो ओस्लो एकॉर्ड जो हुआ, इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और इत्ज़हाक राबिन जो कि इजराइल के प्रधानमंत्री और यासिर अफराद जो है एक जैसे PLO के हेड, फ़लस्तीन के हेड पर्सन है, इन लोगों ने ये एकॉर्ड साइन किया था। इसमें इजराइल, PLO, पैलेस्टीन और लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन और ये चीज़ें शामिल हुई थी। आगे देखा जाए तो पास्ट एंड द प्रेजेंट, तो पास्ट एंड प्रेजेंट की बात की जाए इस आर्टिकल में तो मेनली हम यहाँ पर ये डिस्कस कर रहे हैं कि जो PLO बना था, जो है पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये एक पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो पर्पस था वो सेकुलर था, यानी जो यहूदी आधार पर देश बन रहा था इस इजराइल, वो एक धर्म आधारित राज्य बन रहा था, जबकि ये पैलेस्तीन जो है एक सेकुलर की बात करता था। लेकिन अब इस समय देखने वाली बात ये प्रेजेंट टाइम में हो रही है कि पैलेस्तीन अपने आप को एक मुस्लिम कंट्री के रूप में रिप्रेजेंट कर रहा है और इजराइल अपने आप को यहूदी कंट्री के रूप में रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम देख रहे हैं कि जो वेस्टर्न कंट्री हैं, यूरोपियन और अमेरिकन, उनके स्पेशली देखा जाए कल्चर, जो पहनावे होते हैं, लैंग्वेज होते हैं, तो पहनावों के और उनके जो है भाव वेशभूषा से देखा जाए तो वो एक वेस्टर्न कंट्री से मेल जोल रखते हैं। तो वेस्टर्न कंट्री या तो न्यूट्रल स्टांस रखती हैं या वो जो है इजराइल को सपोर्ट करती हैं, पैलेस्तीन को सपोर्ट नहीं करती हैं। इसलिए इसमें पैलेस्तीन का ही गलती है। उसने एक नेशनलिस्ट पॉलिसी बनाने के बजाय, उसने अपने आप को सेकुलर बनाने के बजाय एक अपने आप को मुस्लिम के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ पर ये हम देख रहे हैं कि जो पॉलिटिकल इस्लाम की बात की जा रही है या इस सिंपली इंटरली इस्लाम की बात की जाती है, जहाँ पर सभी मुस्लिम जो है अपने आप को एक मुस्लिम कंट्री के बाद एक रिलीजियसिटी और फंडामेंटलिज्म की तरह पहुँच चुके हैं, इसलिए उनके लिए घातक हो रहा है, क्योंकि वो ऐसा इमेजिन कर रहे हैं और इसलिए उनके एग्जिस्टेंस पर भी समस्या आ रही है पैलेस्तीन के मामले में। अब आगे देखा जाए तो हमास अपने आप को स्वयं एक पैलेस्तीन का लीडर न मान करके वो अपने आप को एक रिलीजन बेस्ड मुस्लिम का लीडर मानता है, वो मुस्लिम कंट्री का लीडर मानता है और इसके वजह से उसको इस तरीके से कोई हेल्प नहीं मिल सकता, चूँकि टेररिस्ट ग्रुप वो ऑर्गेनाइज्ड के टेररिस्ट ग्रुप के रूप में रिकॉग्नाइज है और उसकी जो एक्टिविटी है रिलीजियस फंडामेंटलिज्म बेस पर है, इसलिए उसको कोई और सपोर्ट नहीं कर सकता है। अब हमास का जो अटैक है वो सबको पता है, आगे जो है डिफीट हो जाएगा, इजराइल इतना स्ट्रांग कंट्री बन चुका है, वो क्रश कर देगा। लेकिन अब यहाँ पर देखा जाए कि हमास गाजा पट्टी जो वहाँ पर पैलेस्टीनियन पार्ट है कि इजरायली फोर्सेस द्वारा जो है सपोर्ट या अमेरिका के सपोर्ट द्वारा ही उसको क्रश नहीं किया जाएगा। जो इनके हमास के अपने बीच के जो ऑर्गेनाइजेशन है, इनकी जो मेंटलिटी है, वो भी इन्हें डिफीट करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। तो अनफॉर्चुनेटली रिलीजियस मुस्लिम डू नॉट सी दिस, दे आर सो यूज्ड टू सीइंग थिंग्स ओनली थ्रू द प्रिज्म ऑफ द रिलीजन दैट देयर इंटायर वर्ल्ड इज इंटिंक्चर्ड जस्ट वन कलर। तो मुस्लिम जो है अपने आप को इस तरीके से पूरे विश्व में देख रहे हैं कि उनका एक कलर है
ग्रीन कलर, और इसी से अकॉर्डिंग वो अपने आप को एक मुस्लिम साम्राज्य स्थापित करने की तरफ से देगा। एक पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रहे हैं, उनको एक जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं दिखाई दे रहा है, और ये जो है एक समस्या है फ़लस्तीन के लोगों के लिए स्पेशली है। अब आगे क्या होने वाला है, तो अगर हम देखा जाए तो एक सेकुलर पॉलिटिकल स्ट्रगल न हो करके इसको जो है एक वर्जन बनाया गया कि इस्लामिक वर्जन बनाया गया है, जिसकी वजह से अब कुछ बहुत सारे मुस्लिम और कुछ नॉन मुस्लिम भी इस मूव को सपोर्ट नहीं करते हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं पूरे वर्ल्ड में है। तो फाइनली यहाँ पर देख सकते हैं कि हमास कुछ भी रीजन दे, लेकिन हमास ने जो हमला किया एक ब्लंडर मिस्टेक है। अब वो चाहे इजराइल को दोषी ठहराए या इजराइल को जो है इन्वर्जन हो रहा है, सॉरी जो इन्वेजन कर रहा है, उसे जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इजराइल का भी नुकसान हुआ है। अब यहाँ पर कौन ज़्यादा ब्रूटल साबित होगा इसका कोई मतलब नहीं है। और हमास को ये ध्यान देने वाली बात है कि जो PLO है, पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसको जो है मोस्टली उसके प्रिंसिपल को वो अब रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं। तो ये था आज का आर्टिकल। और अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर द वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।